नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिल्कुल अपरिचित नहीं हैं आप लोग। अलग-अलग टीवी चैनलों पर और उनकी उपस्थिति आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखते हैं। उनके विचारों से भी आप परिचित हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के रूप में उनकी पुस्तकें हैं। वो रॉ में एक विशेष अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं देश को। इसके अलावा बांग्लादेश पर उनका काम है, कश्मीर पर उनका काम है, सेना में वो कर्नल रह चुके हैं। यानी देश के लिए वो आज भी उतने ही समर्पित भाव से लगे हुए हैं। कर्नल RSN सिंह, तो मैं उनको जोड़ लेता हूं और फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सिंह साहब। सब कुछ ठीक चल रहा था कश्मीर में। सब कुछ तो मैं नहीं कह सकता, छुटपुट घटनाएं तो हो रही थी अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो प्रयास पिछले 5-6 साल में 7 साल में चल रहे थे, उनका नतीजा ये देखने को तो मिल ही रहा था कि वहां पर उस तरीके की आतंकवादी वारदातें नहीं हो रही थी। जहां चाहते थे वहां बम फोड़ देते थे, लोगों को मार डालते थे। उस पर नियंत्रण हुआ था। फॉरेन फंडिंग में भी जो उनकी गर्भनाल थी उसको काटा गया था। अलगाववादियों को भी उठा करके अंदर ठेल दिया गया था। और ठीक है, 4 स्तर के चुनाव भी हुए, वो भी शांतिपूर्वक हो गए। लेकिन ऐसा क्या है कि अचानक ये घटना हुई और वहां से रातों रात सारे पर्यटक जितने भी थे वापस अपने घरों लौटने के लिए मजबूर हो गए। और आज स्थिति ये है कि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और युद्ध जैसी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। चौधरी साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत है। मैं जिस दिन से आसिम मुनीर का भाषण सुना वो मैं बहुत चिंतित था। और कई ऐसे चैनल्स में जो पॉडकास्ट जो है जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप भी जाते हैं, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स मेरे को इनविटेशन आया और अलग अलग टॉपिक्स मुझे बताया गया कि कोई मुर्शिदाबाद पे करना चाहते थे, तो कोई इंडिया, भूटान, बांग्लादेश पे करना चाहते थे। तो मैंने उनको साफ कह दिया था कि आप फोकस करें ये आसिम मुनीर की स्पीच को, क्योंकि ये आदमी एक आर्मी चीफ की तरह नहीं, एक मौलाना की तरह बात कर रहा है। ये इस्लाम को छोड़ के अब एंटी हिंदू उसमें एजेंडा लेके ये देश को गैल्वनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ये एंटी हिंदू जो इसका रैंट है ये ट्रांसलेट करेगा किसी दहशतगर्दी के, मतलब उस इसको अंजाम दिया जाएगा। तो वही हुआ और यही होता है कि जब आप किसी आर्मी चीफ को आप अलाउ करते हैं अपने ब्रीफ से ज्यादा बोलने के लिए, और ये तो नेता की तरह भाषण दे रहा था, वहां पे तारीख की बात कर रहा था, नेशन बिल्डिंग की बात कर रहा था, संस्कृतियों संस्कृतियों को अलग होने की बात कर रहा था। आप बताएं एक बात की, एक आर्मी चीफ पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जो भी है, 1% है, 0.5% है, उनका आर्मी चीफ कौन है? तो कोई आर्मी चीफ इस तरह की बात करेगा नहीं। तो उनको ये लगता है कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान टूट रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलती है कि तुम किस तरह के तुम मुसलमान हो, तुमने हमको ग्लोबल जिहाद के लिए तैयार किया और अमेरिका से हम ही पर बम बरसाए।
बलूचिस्तान कहते कि तुम कहाँ के मुसलमान हो। उनका एक लीडर तो ये भी कहता था कि हम 1000 साल से कई हजारों साल से हम बलोच हैं, कोई 1000 साल से हो सकता है मुसलमान हो, और कुछ 60-70 साल से हम 48 के बाद से हम पाकिस्तानी है, तो मेरा लॉयल्टी कहाँ पर ये है। तो ये जो बलोच लोग हैं या ये अफगानिस्तान को लोग हैं, उनकी देखिए आइडेंटिटी, वो दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर आइडेंटिटी, क्योंकि उनका कोई इतिहास है, ठीक है ना। और इसीलिए बलूचिस्तान कभी मिलना नहीं चाहता था, इन्होंने इन्वेड किया बलूचिस्तान को। और आज, और जो जहां तक पश्तून है, तो वो आज भी डूर एंड लाइन को नहीं मानते। अफगानिस्तान ने तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था पाकिस्तान को। तो यहाँ पर वो इनका वो पूरा फेल हो गया। ये जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान है ना, और जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए बाद में, तो उनको ये था कि हम इन लोगों से बहुत सुपीरियर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तू फ्रॉड तू फेक इस्लामिस्ट है, तू फ्रॉड मुसलमान है। ये चीज वहां पर अब इनकी चल नहीं रही है। तो उन्होंने एंटी हिंदू वो रैंट शुरू किया, और उसी का नतीजा है कि आज ये हुआ है, ये जो पहलगाम में जो हुआ। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोग ये जो प्रॉक्सी वॉर इतने साल से चल रहा है, बिना भारत में प्रॉक्सीज के तो प्रॉक्सी वॉर हो नहीं सकता है। और मैं इस बात में मैं डाइल्यूट करके नहीं बोलूंगा या डिप्लोमेटिक नहीं बोलूंगा कि हमारे भारत के अंदर का पाकिस्तान कहीं ज्यादा खतरनाक है। और कोई ये हमसे बकवास ना करे कि ये क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि 1946 के इलेक्शंस में 86% ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, ठीक है ना सर। बॉम्बे प्रोविंस में तो 100%, मद्रास प्रोविंस में 100%, और वो जो चुनाव हुआ था वो एक्चुअली पाकिस्तान के एजेंडे पे ही हुआ था। तो ये तो गए नहीं यहाँ से, ठीक है ना। ना कोई तमिलनाडु से उठ के गया, ना बॉम्बे से उठ के गया, ना कोई ये आपके यूपी बिहार से गए, ना बंगाल से लोग गए। ये जो जिन लोगों ने, ये बताइए कि जो डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था बंगाल में, वो क्या सब चले गए बंगाल को छोड़ के? तो हमारे अंदर में है ये इस वास्तविकता को से अगर आप मुंह मोड़ेंगे, तो आप जो बार बार आप विक्टिम हो रहे हैं, उससे आपको निजात नहीं मिलेगा। तो एक अभी बात चल रही है बदले की, बदला मतलब रेट्रीब्यूशन, वो एक अपनी जगह है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहते हैं, तो फिर आपको ये दोनों कंपोनेंट्स एड्रेस करना होगा। अभी कुछ 4 लोगों के स्केच आए हैं, तो 2 कह रहे हैं पाकिस्तान के हैं, 2 तो हिंदुस्तान के हैं। तो एक्चुअली ये सिंबॉलिक है ऑफ ये प्रॉक्सी वॉर का जो डायमेंशन है। आज एक और सोशल मीडिया में काफी चल रहा है कि कोई एकता तिवारी है जौनपुर की, उन्होंने पूरा बयान किया है कि किस तरीके से वो कह रही है कि जितने ये खच्चर वाले थे, पर ये भी इन्वॉल्व थे उसमें, क्योंकि उनका जो खच्चर वाला जो था, वो उनसे पूछा कि भाई ये आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। तो उसने बोला आप कभी अजमेर शरीफ गए हो? तो बोला नहीं, अजमेर शरीफ नहीं गया हूँ। कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, मुझे उर्दू नहीं आती है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर कुरान नहीं तो उसने कहा कि नहीं, कुरान जो है वो हिंदी और इंग्लिश में भी है, तो आप पढ़ सकते हो उसको। फिर उसने कहा कि अच्छा ये जो बाकी जो गए हैं ऊपर, बाकी जो पार्टी थी वो ऊपर से, वो कौन थे, वो मुसलमान है कि हिंदू है? तो इसके मुंह से इनको कुछ गड़बड़ लगा, इन्होंने कहा कि वो मुसलमान है। फिर उसने कहा कि आप ना अमरनाथ यात्रा के लिए आना, मैं आपके लिए सारा कुछ मैं फैसिलिटेट कर दूंगा। तो कहा आप अपना नंबर तो दीजिए। तो कहा कि नहीं, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। और कुछ देर के बाद कोई रिंग आया और उसने जूते के अंदर से
एक मोबाइल निकाला और वो बात करना शुरू कर दिया, और उसने ये सब बोलना शुरू किया कि मैंने 30-35 राइफल्स मैंने रख दी हैं वहां पे, वो तकरीबन 20 लोग वहां पे, इत्यादि इत्यादि वो बोल रहा था। और प्लान और ए उसके और बाद बी की बात कर रहा था। हाँ, ए और बी की बात कर रहा था। तो आपने भी पढ़ा होगा, तो जी, फिर भी जो दर्शक आपके नहीं जानते हैं बिल्कुल, कुछ, बिल्कुल। हाँ, उनके उनके बारे में, उसके बारे में ये तो ये लेवल, इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। अब है क्या कि आप कहेंगे कि ऐसा तो होता नहीं है कि इतने सालों से, ठीक है ना, इतने सालों में जमहूरियत थी और ये पूरा पत्थरबाजी हो रही थी, और पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए जा रहे थे, और बाहर के जो जिहादी थे, फॉरेन, जो आपके उज़्बेक्स थे, ताजिक्स थे, वो भी आते थे यहाँ पर, पश्तून्स थे, उनके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलाते थे, और हर तरह की सेवाएं होती थी। जो सेवाएं थाईलैंड में लोग जाते हैं ना, कुछ लोग जिसके लिए, वो सारी इनको दी जाती थी, ठीक है। तो अचानक अगर आप सोचते हैं कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो नहीं हुआ था। थोड़ी सख्ती हुई जब, तो इन्होंने फिर देखा कि ये एलओसी से इन्फिल्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इन्होंने शिफ्ट किया अपना जो फोकस है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया में। और आपने देखा होगा कि अ, इधर कुछ वारदातें जो कठुआ, हीरानगर, ये वाले एरिया में बहुत बढ़ गई थी। कई टनल्स बनाए गए, और टनल्स कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि भाई वो तो रोकेंगे नहीं, जो उनकी जो रेंजर्स है वो तो रोकेगी नहीं टनल्स बनाने में। अब थोड़ा सा इधर पोर्शन में है तो वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और वहां से फिर ये क्या करते हैं, नेशनल हाईवे 1 अल्फा पे आ जाते हैं, और वहां कोई भी गाड़ी जो है पहले से आप प्री अरेंज हो तो उस पर बैठ जाते हैं, वरना ऐसे भी किसी को बैठ जाते हैं। अब आप अगर चेकिंग के लिए आप रोकते हो, तो अगर 5 मिनट भी आपने रोक दिया तो समझ जाइए कि कई किलोमीटर का वो लंबा वो जाम लग जाता है। सो दिस बिकेम द न्यू रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। अब फिर क्या होता है इसमें कि वहां पे बहुत सारे खड्स और नाला है। तो ये इन्होंने आके वहां पे ये गुज्जर मुसलमानों को वहां बसाने लगे, ठीक है ना, वो रोशनी एक्ट किया। और उसी सिलसिले में ये कठुआ रेप केस किया गया सर। और मैं, देखिए, मैं उस एरिया में बहुत मैं बहुत वाकिफ हूँ। प्रोफेशनली मैं वहां पर अपनी सेवाएं दे रखी हैं। वहां के लोग सारे देवी के भक्त हैं। जो वैष्णो देवी का जो इम्पैक्ट है ना, वो पूरे रीजन में, वो देवी के भक्त है, बड़े सीधे साधे लोग, बिल्कुल पेट्रियाटिक लोग। उसको आपने ये एक सांझी राम जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, और एक उसका बेटा, मैं गया वहां पे, उसको आपने ये कर दिया। और जो कह रहा था ना चौधरी साहब, आप वो मंदिर चले जाना कभी, जी, जी। जहां वो कह रहा था कि पुजारी ने वो टेबल मैंने देखा, खिड़की का साइज है सर, मस्ट बी एटलीस्ट 4 फीट बाई 4 फीट, और उसमें अभी वो नहीं लगे थे, उसका पल्ला नहीं लगा हुआ था ना। जब ये हुआ तो तभी मुझे तो ये मीडिया पर कभी कभी हैरानी होती है। सारी मीडिया दिखाने लगी, और ये मीडिया का आज तक मुझे कोई रहस्य नहीं समझ में आया है कि एक दिखाता है तो दूसरा एक ये मैं उनको बहुत इस बात में उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और सच दिखाया, और वो थे सुधीर चौधरी, मुझे याद। वरना सब मी टू चला तो मी टू, अन्ना हजारे बैठा हुआ तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये क्या लोग है सर ये? भेड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। सो दिस इज हाउ। तो फिर आपने देखा होगा कि इस अभी ये क्या था कि ये जिहादाइजेशन ऑफ जम्मू रीजन की कोशिश की जा रही थी, ठीक है ना। ये कब? ज्यादा इलेक्शंस के पहले। फिर आपने
देखा होगा कि रियासी के पास में कुछ हमारे पिलग्रिम्स जा रहे थे वो वैष्णो देवी के लिए, उनको टारगेट किया गया। तो पहली बार नहीं है कि हिंदुओं को इस तरह से टारगेट किया गया। अब होता क्या है कि क्योंकि प्रेसिडेंट रूल था, तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है सर कि जो चेन जो है ना वो टूटने लगता है, पेट्रनेज की कमी आ जाती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पेट्रनेज एंड फाइनेंशियल पेट्रनेज। और उसमें जो हमको 370 के बाद ये फिर आपकी जो न्यायपालिका है, ये जज महाराज जी बैठ गए और कहा कि 3 महीने पे इलेक्शन करवाएंगे। अरे देखिए क्या है कि 370 के बाद वो पूरा मतलब एक पोर्शन तो हाइव ऑफ हो गया था, लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी बन गया। दूसरा जो था वो अभी पॉलिटिकली, सोशियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली इसके पहले की एमर्ज करता ये जज बैठ के सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि तुम 3 महीने में इलेक्शन करवाओ, और दैट जज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड इन पहलगाम। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, आप तो एक बहुत मतलब वरिष्ठ कमेंट्रेटर रहे हैं और जी जी। आज भी बहुत सक्रिय हैं। क्या होता है सर कि एक पर्टिकुलर पार्टी मान लीजिए एक बिहार में आ जाए, तो ये जितने कीड़े मकोड़े हैं ना उस तरह के, जिनका वो झुकाव है, जिनका वो प्रोक्लेविटीज है, जिनका क्रिमिनल प्रोपेंसिटीज है, वो सब के सब बरसात में जैसे कीड़े मकोड़े उठते हैं वो सब उभर के आ जाते हैं कि उनको साइकोलॉजिकल ये होता है कि पेट्रनेज ये है। तो उसी तरह आपने जबरदस्ती इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवाए तो जो पार्टियां, जो पाकिस्तान परस्त पार्टियां थी, उनकी जीत हुई। अब वो आज कुछ भी भाषा बोले, लेकिन उनका वो दौर याद कीजिएगा जब ये सेपरेटिस्ट का वो करते थे, सपोर्ट करते थे, या पत्थरबाजी होती थी, और ये महबूबा मुफ्ती जिसका बाप तो अपनी बेटी को अगवा करवा के ग्लोबल जिहाद लाया। तो कम से कम आई एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस ये कि यार कुछ तो मातृभूमि की तरफ आपको कुछ होना चाहिए, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई चिंता, कोई ये। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो नेपोटिज्म चल रहा है ना कि बाप बाप चीफ जस्टिस तो बेटा चीफ जस्टिस, और ये कहीं पढ़ना लिखना भी बंद कर दे। अंग्रेजी तो आ जाती है इनको, वो तो कहीं भी घर में ही वो अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं। और आजकल क्या है, आपके पास क्या पैसा है, किसी को हार्वर्ड भेज दो, और ये जज तो वहां से वोकिज्म सीख के आया। सही। तो होता क्या है इसमें कि जब आपने इलेक्शन करवाए, एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई, तो ये सारी तारें जो डिसरप्टेड थी वो जुड़ गई। जिहादी की तारें, ठीक है ना, मिलिटेंट्स जितना मिलिटेंट से इनका सरोकार रहा है वो तारें जुड़ जाती हैं। पाकिस्तान से जो तारें हैं वो जुड़ जाती हैं। फारूक अब्दुल्ला बार बार बोलते थे ना कि आपको बात करनी होगी पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो अभी क्या ये कि सडनली ये नेशनल, तो ये सारी तारें फिर से जुड़ गई। तो इनका मूल मूल चरित्र तो इनका वही है। जी जी जी। तो ये मूल सारी चरित्र। तारें जुड़, ये सारी तारें जुड़ गई। और तो ये गवर्नर रूल में, ये प्रेसिडेंट्स रूल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल एक तरह का बड़ा अननोन कमोडिटी होता है। कोई बाहर का आदमी होता है, वो उसको ये राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। तो जिसको आप सप्लाई चेन बोलते हो ना इकोनॉमिक्स में, आजकल ग्लोबल ट्रेड मतलब इकोनॉमिक में, वो सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है। वो सारा का सारा इसने ये उसको रिस्टोर कर दिया। अब इनकी जो डिसाइपल है वो तीस्ता शीतलवाद, उसने भी कुछ आज ट्वीट किया है ये लेके। अब लोग लिंक ढूंढ रहे हैं कि क्या ये कहीं ये कश्मीर से इसका कुछ उसका लिंकेज तो नहीं है। तो इसमें आप जुडिशरी का जो रोल है बहुत ही मैं क्या कहूं, बड़ा संदेहपूर्ण रोल है।
दूसरी बात आपने कही कि मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। सर बदला बहुत खराब वर्ड है, बदले का समय चला गया, रेट्रीब्यूशन का समय, रेट्रीब्यूशन 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 का समय चला गया। हमको सोल्यूशन की तरफ जाना है सर, हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और सोल्यूशन क्या है सर कि आप देखिए ये लोग जैसे फिजिकल टर्म्स में बात करते हैं, वो एलओसी के पास 4 से 500 आतंकवादी बैठे हुए हैं, हमको लॉन्च पैड पर हमला करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, बस वहीं तक। 26 से 11 का लॉन्च पैड कहाँ था सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची में था ना। कराची से भेजे गए थे, बिल्कुल। So the whole country, the entire country is a launch pad. तो आपने तो पूरे पाकिस्तान को एड्रेस करना है। ये रही तो प्रॉक्सीज की बात। तीसरा ये क्या, ये कश्मीरियत, अरे कश्मीरियत तो उसी समय खत्म हो गई थी। वो जब 1990 में जब एक्सोडस हुआ था, और वो कब हुआ था? श्रीनगर में एक कोर हेडक्वार्टर है थी सर। अगर वो अपनी गाड़ियां लेके भी वो कोर कमांडर जो जनरल जकी था अगर घुमा देता, उसको क्या मस्जिदों से आवाज नहीं आ रही थी उसको? और आज हमारे कुछ फौजी भाई लोग, मतलब वो हिस्टेरिकल रैंट कि 1,80,000 सेना बना वो कर दी और ये कम कर दिया, ये बकवास जो कर रहे हैं और पाकिस्तान के को फीड कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है हमको? तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई तो मुर्शिदाबाद कैसे हो गया है? और दूसरी बात कि कृपया मुर्शिदाबाद को आप पहलगांव से अलग करके ना देखें, वही तंजीमें हैं, इनके लिंकेजेस हैं आपस में। तो वहां पर तो ऐसे रिएक्शन, क्योंकि देखो क्या है ना, ये कश्मीर और कश्मीरियत और क्या ये अब्दुल हमीद और ये ब्रिगेडियर उस्मान, ये दुकान बहुत दिन तक चलाई गई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान बहुत महान लोग थे, लेकिन उन महान होते हुए उन्होंने कौम का ठेका नहीं लिया था। तो ये जो दुकान जो ये चलाई गई है ना हमारे यहाँ, तो आप ये बताइए कि आप ये जो प्रॉक्सीज की जो हम बात कर रहे हैं हमारे देश में, मैं क्या ये कहना मेरा गलत होगा कि हम वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ इस्लामिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड। सर अफगानिस्तान तो इतने साल से इस्लामिक है, वहां कोई स्कूल है इस्लाम का? देवबंद आपके यहाँ, बरेलवियों का दुकान यहाँ पे, अहले हदीस का दुकान यहाँ पे, सबका दुकान यहाँ से आपका आइडियोलॉजी जाता है और वहां से वेपनाइज होके आता है और फिर वो पहलगाम पहुंचता है, वो मुर्शिदाबाद पहुंचता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो आपको क्या, आप में वो हिम्मत है टू एड्रेस द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट? अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो फिर आप 10 एग्जाम्पल दे दोगे। अरे आप एग्जाम्पल दे दोगे, व्हाट अबाउट प्रेसिडेंट एपीजे कलाम? यस, बहुत महान आदमी, हम तो उनकी उस आदमी को पूजते हैं, लेकिन क्या आपने पूजा? क्या भारत के मुसलमानों ने वो भी पूछते हैं? अगर ऐसा होता तो जब उनके सेकंड टर्म की बात हो रही थी, एक मुसलमान उनको नहीं सपोर्ट किया। वो इसलिए कि इस काफिर ने भारत की शक्ति में एक अभूतपूर्व इजाफा किया है, इसलिए। उनके जनाजे में भी नहीं आए साहब। ठीक है ना सर? तो मेरा क्या कहना है कि देखिए सऊदी अरेबिया, और सुनिए सर, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना ये उठा के इनको करोड़ों को आप फेंक दोगे अरेबियन सी में, अरे कौन ये कह रहा है? लेकिन इनको बता दूं मैं कि ईरान एक सुन्नी कंट्री होता था, वहां पे एक रूलर था इस्माइल शाह। तो एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, दूसरे तरफ ये तुर्कमेनिस्तान वाला ये था, दो सुन्नी के कंट्री के बीच में थर्ड सुन्नी कंट्री ये स्थित था। तो इसने कहा कि यार हम तो, ऐसा हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है
कि हमको तो ये खा जाएंगे दोनों मिलके। तो उसने चौधरी साहब रातों रात ये ऐलान किया कि पूरा देश कल से शिया बन जाएगा। रातों रात उसने सारी सुन्नी की मस्जिदें तोड़वाई। फिर जो सैल्यूटेशंस होते हैं ना सुबह सुबह राम राम या जो भी बोलते हैं, उसने कहा कि सैल्यूटेशन में बच्चा बच्चा सुन्नी को गाली देगा, एंड दैट इज हाउ ईरान बिकेम अ शिया कंट्री। ज़ोरास्ट्रियन से सुन्नी और फिर सुन्नी से शिया। और अब जो हो रहा है ये आपके सऊदी अरेबिया में, इसने तो कह दिया ना भाई कि 90% हदीसें बकवास है, ऊंट के जमाने की है, कुरान में भी बदलाव की जरूरत है। ठीक है, पहले ही अरब इजराइल में तो पहले ही वो हो गया था, पीस हो गया था। ये तो पुरानी बात हो गई, फिर अब्राहमिक के कॉर्ड्स हो गए। ये हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं, ये पैलेस्टाइन और हमास और इसका ये कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि वहां से हमास जब तितर बितर हो गया है, गाजा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, ठीक है, तो अब ये इनका फोकस जो है ये इनको भाड़े पर कश्मीर में लाया गया है। और वो भाड़े पे ये 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे POJK में किया गया था, जिसमें तमाम जो यहाँ इधर के सब कॉन्टिनेंट के जो जिहादी तंजीमें हैं उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ, और उसमें भी ये एंटी हिंदू रैंट लगाए गए थे। अब होता क्या है कि ये होने के बाद एक महिला सांसद, ठीक है ना, पैलेस्टीन का बैग लेके पार्लियामेंट में आती है। लिंकेजेस देखिए आप, पैलेस्टाइन का बैग लेके आती हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वायनाड को। क्यों वायनाड को रिप्रेजेंट करती हैं? क्योंकि वो जिन लोगों का भारत से लगाव है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये नहीं जीत सकती, तो ये भारत के अंदर पाकिस्तान को ये ढूंढने और बनाने में लगे हुए हैं। और उसका हस्बैंड फिर ये बयान देता है, वो 12वीं फेल या 12वीं पास, किसी जिम में इंस्ट्रक्टर होता था, डोले शोले बनाता है। तो ये मत समझिएगा कि उसने यूं ही बोल दिया। भाई ANI का बाइट है उसका, इसका मतलब ANI को उसने फोन किया होगा ना कि आइए, बुलाया होगा उसको, हाँ आइए, हम आपको बाइट देना है। बट इन दिस कंट्री पीपल कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। तो लेकिन ये लिंकेजेस देखिए, ये बिटवीन हमास, ये पैलेस्टाइन बैग इन पार्लियामेंट और उसके हस्बैंड का ये बयान। तो हमारा क्या है सर कि सॉल्यूशन? आपने एक स्पेसिफिक चीज पर आज बोलने को, अगर देखिए किसी का हृदय परिवर्तन वगैरह नहीं होता है। वो इस्माइल शाह ने जो किया था ना, वो भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको राष्ट्र को सुरक्षित रखना हो, एक आप कहेंगे क्या करना है? पहली बात, ये टर्म जिहाद, और हमको ये लेक्चर नहीं सुनना है कि जिहाद का असली मतलब वो होता है और अपना खुद के आत्मा का शुद्धिकरण होता है। बकवास है वर्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वर्ड लाइक जिहाद, काफिर, उम्मा, ठीक है, शरीयत, गज़वाए हिंद, ये बैन करना होगा। Anybody who propagates this ideology should be put behind bars. कम से कम टू स्टार्ट विथ, जो भी सरकारी नौकर सरकारी जॉब में या जुडिशरी में या लेजिस्लेचर में आता है, उसको ओथ लेना होगा एक मुसलमान को कि मैं उम्मा, जिहाद, काफिर, गज़वाए हिंद, शरीयत, इसकी चर्चा, इसकी बात मैं नहीं करूंगा। ये आप नहीं करेंगे तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल ये चलता रहेगा। और यही चल रहा था। टेररिस्ट अटैक हुआ कुछ देर बाद कि मजहब का कोई, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अब ये शत्रुघ्न सिन्हा भी बोल रहे हैं हिंदू हिंदू का क्या है? अगर तेरा पैंट खोल के अगर गोली मार देता, तो जो बड़ी बड़ी बात जो है कर रहा है ना, तेरा दामाद तो बच जाता है, लेकिन तुम ये बात नहीं करते। तो ये साइकिल जो चल रहा था ना सर, ये साइकिल जो चल रहा था, उसको अगर किसी ने ब्रेक किया ये साइकिल को,
वो है नरेंद्र मोदी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा, फिर बालाकोट। सर बालाकोट हमने पीओके में नहीं मारा, हमने प्रॉपर पाकिस्तान के टेरिटरी में जाके मारा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अब क्या है कि अब उन्होंने ये वाटर का वेपन यूज किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि मेरे विश्लेषण में ये न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है। आपको मैं याद दिला दूं, 86-87 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था, जब 5 लाख सेना जस्ट क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर, सुंदर जी के समय में। जी तो हमारे जो पाकिस्तान परस्त है ना, ये जो लाहौर वाले होते हैं ना सर, ये हमारे बहुत सारे हैं। आप जुडिशरी में भी देखोगे, वो एक प्राइम मिनिस्टर भी बना था, एक वो कुलदीप नैयर था जो वो मोमबत्ती लेके पहुंच जाता था। तो मोमबत्ती, हाँ, वो मोमबत्ती वाले ने AQ खान को, उसने AQ खान को इंटरव्यू किया था ऑपरेशन ब्रास टैक्स के, एंड दिस वाज समवेयर इन जनवरी 87 की बात कर रहा हूँ। AQ खान ने जब वो बोला कि भाई ऑपरेशन ब्रास टैक्स जब अपने पीक पे था, तो उसने ये धमकी दी कि कोई पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता है। अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर हमारा एग्जिस्टेंस थ्रेटेंड होगा, तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये उसने धमकी दी थी। आज वो डर जो है वही बोल रहा है। लेकिन मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, हर चैनल पे बोल रहा हूं कि भाई आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेट तो दे दिया है मोदी ने। He has threatened your existence. आपको कह दिया है कि एक्ट ऑफ, आपने खुद कहा है एक्ट ऑफ वॉर है, तो आप कीजिए जो आपको करना है। तो पहले के कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि ये IWT ये बड़ा मतलब क्या हुआ ऐसे सस्पेंड कर दिया। अरे सर, ये इतना आसान डिसीजन नहीं था। पहले लोगों की हिम्मत नहीं थी, बड़े वो गर्व से बड़े हाँ, गर्व से लोग कह रहे देखो 65 और हुआ, लेकिन ये जो बाउंड्री का, सॉरी, ये जो वाटर कमीशन जो है, IWT कमीशन, वो कभी मिलते रहे आपस में। जंगें चलती रहती हैं, मतलब जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लड़ते रहो, ये चलता रहेगा। जब अमेरिकन बोलेंगे सोवियत की स्टॉप, तो स्टॉप कर दिया। फिर 71 वॉर आया, कहते हैं कि उसमें भी ये IWT कमीशन मिलते रहे। फिर सोवियत ने बोला स्टॉप, बोला मिसेस गांधी को देखो, तुम ही हमारे अपने नहीं हो, ये दोनों भी हमारे ही आदमी है, शेख मुजीब और भुट्टो। ये 93,000 लौटाओ और इससे आगे कुछ बात मत करना, ठीक है। तो वो माहौल था। किसी जमाने में हम शिप टू माउथ थे, सैंक्शन से हमको डराया जाता था। आज ये हमारी जियोपॉलिटिकल हेफ्ट का ये नतीजा है, आपके इकोनॉमिक हेफ्ट का नतीजा है कि आज मोदी साहब ने with the vice president of United States of America on Indian soil, उन्होंने ये कदम उठाया है। बिल्कुल सर, आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, ये सही समय है क्या पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान का ऑपरेशन भी कर लिया जाए? मैं इसको ऐसे में लेट मी पुट इट दिस वे। जी जी। देखिए, हुआ क्या था जब ये आईमेक की बात हुई ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो चाइनीज ने चढ़ा दिया हमास को, बोला ऐसी कार्रवाई करो कि ये जो रीजन जो है इतना डिस्टेबलाइज हो जाए कि ये भूल जाए, वरना हम नहीं करोगे तो हमारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उस पर असर होगा। बोथ आर इन कॉन्फ्लिक्ट, दोनों नहीं ऑपरेट कर सकते, ठीक है सर। तो जब इन्होंने किया तो फिर जो पावर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करो यार, गाजा को खत्म ही कर दो हमेशा के लिए। गाजा को खत्म कर दिया। अब क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में गिलगिट बाल्टिस्तान का बहुत अहम है, ये है बलूचिस्तान, ठीक है, ग्वादार पोर्ट। आपको क्या लगता है सर कि विल द अमेरिकन्स अलाउ द चाइनीज टू हैव प्रेजेंस इन पर्शियन गल्फ रीजन?
सर दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए वो नहीं परमिट करेंगे। मेरे पास ये नीचे किताब रखी हुई है, ये ब्रेज़िन्स्की की किताब है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता था जिमी कार्टर के टाइम में। तो जिमी कार्टर को इसने जो ब्रीफ किया, उसने कहा कि देखिए सोवियत्स पहुंच गए हैं और ये बलूचिस्तान आने वाले हैं, ये वार्म वाटर पोर्ट में आने वाले हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये आएंगे। और तभी जिमी कार्टर ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इसको हम डिफीट करेंगे। तो ये अहमियत है। तो जब ये इट इज व्हेन इट इज आईमेक, और ये बिल्कुल एक तरह से देखें तो इंडिया और चाइना का एक तरह से, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इंडिया इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना हियर। आई मीन ये, तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसीलिए आपने ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद आपने किसी मेजर पावर से कुछ सुना है, कोई कमेंट, बिल्कुल एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया? तो अब मैंने सर आपको काफी इंडिकेशंस दे दिया है, इससे ज्यादा मैं देश हित में नहीं बात करूंगा सर। सही है। कर्नल सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।